प्रश्न 1991। हिंदी का पहला निबंधकार कौन है? उत्तर एक। हिंदी निबंध का आरंभ भारतेंदु हरीशचंद्र से माना जाता है क्योंकि उन्होंने सरल भाषा में निबंध लिखे। हिंदी भाषा की उन्नति पर रचना में कहा कि निज भाषा स उन्नति अह सब उन्नति को मूल। 2। उन्होंने निबंध को सामाजिक जागरण का माध्यम बनाया। हिंदी भाषा की उन्नति पर रचना में लिखा है कि हमारी भाषा को यदि उन्नति करनी है तो हमें अपनी भाषा में लिखना होगा। 3। भारतेंदु ने निबंध में व्यंग्य और हास्य का सुंदर मिश्रण किया। हिंदी भाषा की उन्नति पर रचना में कहा है कि अंग्रेजी पढ़कर हम अपने को बहुत बड़ा समझने लगे हैं। 4। उनकी निबंध शैली में देशभक्ति और सुधार की भावना प्रमुख है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? रचना में लिखा है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास हमें करना चाहिए। 5। उन्होंने निबंध को जन जागरण का साधन बनाया। हिंदी भाषा की उन्नति पर रचना में कहा है कि शिक्षा का प्रसार बिना अपनी भाषा के संभव नहीं। 6। भारतेंदु की भाषा सरल, स्पष्ट और बोलचाल की है। हिंदी भाषा की उन्नति पर रचना में कहा है कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, इसे छोड़कर हम कभी उन्नति नहीं कर सकते। 7। उन्होंने निबंध में सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? रचना में लिखा है कि जब तक हम अपनी भाषा का सम्मान नहीं करेंगे, हम गुलाम ही रहेंगे। 8। भारतेंदु ने निबंध की मजबूत नींव रखी। हिंदी भाषा की उन्नति पर रचना में कहा है कि हिंदी साहित्य के लिए निबंध लिखना आवश्यक है, जिससे रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी को प्रेरणा मिली। प्रश्नाननोक्तर्थ। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकारों पर चर्चा कीजिए। उत्तर एक। आचार्य हजारी प्रसाद पाथन द्विवेदी शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार। उन्होंने अशोक के फूल रचना में निबंध करने को संस्कृति और इतिहास से जोड़ा तथा लिखा कि नाह भारतीय संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी हैं। 2। द्विवेदी जी ने निबंध में मानवीय संवेदना को प्रमुख स्थान दिया। कुटज। प्रश्न 192। शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकारों पर चर्चा कीजिए। उत्तर एक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार हैं। उन्होंने चिंतामणि रचना में निबंध को गंभीर, वैज्ञानिक और विचार प्रधान बनाया तथा लिखा कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो शुक्ल जी ने आलोचना को निबंध का रूप दिया। रसमीमांसा रचना में रस सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या की और निबंध शैली को तर्कपूर्ण बनाया। 3। हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार हैं। उन्होंने अशोक के फूल रचना में निबंध को संस्कृति, इतिहास और दर्शन से जोड़ा तथा कहा कि भारतीय संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी हैं। 4। द्विवेदी जी ने निबंध में मानवीय संवेदना को स्थान दिया। कुटज रचना में प्रकृति और मानव के संबंध को सुंदर ढंग से व्यक्त किया। 5। कुबेरनाथ राय शुक्ल युग के महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। प्रिया नेत्र प्रिया रचना में निबंध को काव्यात्मक और कलात्मक बनाया तथा लिखा कि सौंदर्य जीवन का सार है। 6। कुबेरनाथ राय ने निबंध में पुरातन और नवीन का समन्वय किया। रस गंगाधर रचना में साहित्य और संस्कृति पर गहन चिंतन प्रस्तुत किया। 7। विद्यानिवास मिश्र शुक्ल युग के निबंधकार हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति और साहित्य रचना में निबंध को भाषा और संस्कृति से जोड़ा। 8। समग्र रूप से शुक्ल युग के निबंधकारों ने निबंध को विचार प्रधान, संस्कृति प्रधान और कलात्मक बनाया। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और कुबेरनाथ राय की रचनाओं ने हिंदी निबंध को नई ऊंचाई दी। प्रश्न 69। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकारों पर चर्चा कीजिए। उत्तर एक। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार हैं। उन्होंने अशोक के फूल रचना में निबंध को संस्कृति और इतिहास से जोड़ा तथा लिखा कि भारतीय संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी हैं। 2। द्विवेदी जी ने निबंध में मानवीय संवेदना को प्रमुख स्थान दिया। कुटज रचना में प्रकृति और मानव के संबंध को गहराई से व्यक्त किया है। 3। कुबेरनाथ राय शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार हैं। प्रिया नेत्र प्रिय रचना में निबंध को काव्यात्मक सौंदर्य प्रधान बनाया तथा कहा कि सौंदर्य जीवन का सार है। 4।
कुबेरनाथ राय ने निबंध में पुरातन और नवीन का समन्वय किया। रसगंगाधर रचना में साहित्य, कला और संस्कृति पर गहन चिंतन प्रस्तुत किया। 5. विद्यानिवास मिश्र शुक्लोत्तर युग के महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति और साहित्य रचना में भाषा, संस्कृति और साहित्य पर विचार किया। 6. हरिशंकर परसाई शुक्लोत्तर युग के प्रमुख व्यंग्य निबंधकार हैं। विकट कथा और श्रद्धा का कुआं रचनाओं में सामाजिक कुरीतियों पर तीखा व्यंग्य किया तथा लिखा कि आधुनिक समाज में मूल्यहीनता बढ़ रही है। 7. मोहन राकेश शुक्लोत्तर युग के निबंधकार हैं। उन्होंने आधे गांव से संबंधित निबंधों में आधुनिक जीवन की जटिलताओं को व्यक्त किया। 8. समग्र रूप से शुक्लोत्तर युग के निबंधकारों ने निबंध को अधिक कलात्मक, संस्कृति प्रधान और व्यंग्यात्मक बनाया। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र और हरिशंकर परसाई की रचनाओं ने हिंदी निबंध को नई गहराई और विविधता प्रदान की। प्रश्न 1969। वैचारिक निबंध पर चर्चा कीजिए। उत्तर 1। वैचारिक निबंध मुख्यतः विचार प्रधान होता है। इसमें सामाजिक, साहित्यिक, दार्शनिक या राजनैतिक विषयों पर गहन चिंतन किया जाता है। जैसे रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि रचना में साहित्य की प्रकृति पर विचार किया गया है। 2. आचार्य रामचंद्र शुक्ल वैचारिक निबंध के प्रमुख लेखक हैं। उन्होंने रस मीमांसा रचना में रस सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या की और लिखा कि साहित्य समाज का दर्पण है। 3. हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वैचारिक निबंध को संस्कृति से जोड़ा। अशोक के फूल रचना में भारतीय संस्कृति की जड़ों पर गहन चर्चा की तथा कहा कि भारतीय संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी हैं। 4. कुबेरनाथ राय वैचारिक निबंध को कलात्मक रूप देते हैं। रस गंगाधर रचना में साहित्य और सौंदर्य पर विचार प्रस्तुत किया तथा लिखा कि सौंदर्य जीवन का सार है। 5. वैचारिक निबंध की भाषा तर्कपूर्ण और गंभीर होती है। इसमें भावुकता कम और तर्क अधिक होता है, जैसा शुक्ल जी की चिंतामणि में दिखता है। 6. ये निबंध पाठक को सोचने पर मजबूर करता है। विद्यानिवास मिश्र की भारतीय संस्कृति और साहित्य रचना में भाषा और संस्कृति के संबंध पर वैचारिक गहराई है। 7. शुक्लोत्तर युग में वैचारिक निबंध और विस्तृत हुआ। हरिशंकर परसाई ने विकट कथा रचना में सामाजिक मूल्यों पर व्यंग्यात्मक वैचारिक प्रहार किया। 8. समग्र रूप से वैचारिक निबंध ने हिंदी गद्य को विचारशील और गंभीर बनाया। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और कुबेरनाथ राय जैसे निबंधकारों की रचनाओं ने इसे हिंदी साहित्य की मजबूत विधा बनाया। प्रश्न 4935। ललित निबंध परंपरा पर चर्चा कीजिए तथा उसके प्रमुख लेखकों के बारे में बताइए। उत्तर। एक ललित निबंध परंपरा में निबंध को कलात्मक, भावपूर्ण और सौंदर्यमूलक बनाया जाता है। इसमें विचार के साथ भावुकता, कल्पना और भाषा की सुंदरता का समन्वय होता है। ललित निबंध की शुरुआत हजारी प्रसाद द्विवेदी से मानी जाती है। उन्होंने अशोक के फूल रचना में निबंध को संस्कृति और प्रकृति से जोड़कर ललित रूप दिया तथा लिखा कि प्रकृति मानव की सहचरी है। 3. कुबेरनाथ राय ललित निबंध के प्रमुख स्तंभ हैं। प्रिया नेत्र प्रिया रचना में निबंध को काव्यात्मक बनाया तथा कहा कि सौंदर्य जीवन का सार है। 4. कुबेरनाथ राय ने ललित निबंध में पुरातन और नवीन का सुंदर समन्वय किया। रस गंगाधर रचना में साहित्य, कला और संस्कृति को भावपूर्ण भाषा में प्रस्तुत किया। 5. महादेवी वर्मा ने ललित निबंध परंपरा को और समृद्ध किया। स्मृति की रेखाएं और क्षणदा रचनाओं में व्यक्तिगत अनुभवों को ललित एवं संवेदनशील रूप दिया। 6. हरिशंकर परसाई ने ललित निबंध में व्यंग्य को शामिल किया। श्रद्धा का कुआं रचना में सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग्यात्मक ललित शैली अपनाई। 7. ललित निबंध की भाषा सरल, मधुर और चित्रात्मक होती है। इसमें अलंकारों और उपमाओं का सुंदर प्रयोग देखा जाता है, जैसा कुबेरनाथ राय और द्विवेदी जी की रचनाओं में मिलता है। 8. समग्र रूप से ललित निबंध परंपरा ने हिंदी निबंध को मात्र विचार प्रधान नहीं, बल्कि कलात्मक और पाठक को आनंद देने वाला बनाया। हजारी प्रसाद द्विवेदी,
कुबेरनाथ राय और महादेवी वर्मा जैसे प्रमुख लेखकों ने इस परंपरा को नई ऊंचाई प्रदान की। प्रश्न 9। ललित निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी के योगदान पर चर्चा कीजिए। उत्तर 1। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ललित निबंध को नया आयाम दिया। उन्होंने निबंध को मात्र विचार प्रधान नहीं, बल्कि कलात्मक, भावपूर्ण और सौंदर्यमूलक बनाया। 2। उनकी अशोक के फूल रचना ललित निबंध की उत्कृष्ट कृति है। इसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति और इतिहास को भावपूर्ण भाषा में प्रस्तुत किया तथा लिखा कि भारतीय संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी हैं। 3। द्विवेदी जी ने ललित निबंध में प्रकृति और मानव के संबंध को गहराई दी। कुटज रचना में प्रकृति को मानवीय संवेदनाओं से जोड़कर सुंदर चित्रण किया। 4। उन्होंने ललित निबंध की भाषा को सरल, मधुर और चित्रात्मक बनाया। संस्कृत शब्दों का सुंदर प्रयोग करते हुए भी भाषा जनसामान्य तक पहुंचने वाली रखी। 5। द्विवेदी जी ने ललित निबंध में दार्शनिकता और संवेदनशीलता का समन्वय किया। अशोक के फूल में अशोक के फूल के प्रतीक के माध्यम से जीवन की क्षणभंगुरता को व्यक्त किया। 6। उन्होंने ललित निबंध को संस्कृति प्रधान बनाया। भारतीय परंपरा, बौद्ध धर्म और साहित्य पर लिखकर ललित निबंध को गहराई प्रदान की। 7। द्विवेदी जी की शैली में कोमलता और गंभीरता दोनों हैं। उनकी रचनाएं पाठक को सोचने के साथ साथ आनंद भी देती हैं। 8। समग्र रूप से हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंध परंपरा के प्रमुख स्तंभ हैं। उनकी रचनाओं ने ललित निबंध को हिंदी साहित्य में स्थापित किया और बाद के निबंधकारों जैसे कुबेरनाथ राय, महादेवी वर्मा आदि को प्रेरणा दी। प्रश्न 88 भारतेंदु युग और हिंदी निबंध पर चर्चा कीजिए। उत्तर 1। भारतेंदु युग में हिंदी निबंध का जन्म हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का पहला निबंधकार माना जाता है। 2। उन्होंने निबंध को स्वतंत्र गद्य विधा का रूप दिया। हिंदी भाषा की उन्नति पर रचना में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर बल दिया और लिखा कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। 3। भारतेंदु युग के निबंध सामाजिक जागरण के साधन बने। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, रचना में सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया गया। 4। निबंध में व्यंग्य और हास्य का सुंदर मिश्रण हुआ। हिंदी भाषा की उन्नति पर में अंग्रेजी प्रेम पर व्यंग्य करते हुए कहा गया कि अंग्रेजी पढ़कर हम अपने को बहुत बड़ा समझने लगे हैं। 5। भाषा सरल, स्पष्ट और बोलचाल की रही। भारतेंदु ने निबंध को जनसामान्य तक पहुंचाया। 6। निबंध को देशभक्ति और सुधार का माध्यम बनाया गया। हिंदी भाषा की उन्नति पर रचना में शिक्षा और भाषा के महत्व पर जोर दिया गया। 7। भारतेंदु युग के निबंध जन जागरण के सशक्त हथियार बने। उन्होंने निबंध को मात्र ज्ञानवर्धक नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का साधन बनाया। 8। इस युग ने हिंदी निबंध की मजबूत नींव रखी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं से द्विवेदी युग और शुक्ल युग के निबंधकारों को प्रेरणा मिली। प्रश्न 150 मावकांगा है। निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र पर चर्चा कीजिए। उत्तर 1। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। उन्होंने हिंदी निबंध को आरंभिक दौर में मजबूती प्रदान की। 2। उन्होंने निबंध को सामाजिक सुधार और जागरण का माध्यम बनाया। भारतेंदु हरिश्चंद्र रचना में भारतेंदु के योगदान पर लिखा तथा कहा कि हमाशकर विकास भारतेंदु के प्रयासों से हुंबकित ही। 3। उनकी निबंध शैली सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली है। हिंदी भाषा की उन्नति रचना में भाषा सुधार पर बल देते हुए लिखा कि अपनी भाषा को छोड़कर उन्नति असंभव है। 4। प्रताप नारायण मिश्र ने निबंध में व्यंग्य का प्रयोग किया। उन्होंने अंध प्रतिगामी रीति रिवाजों पर कटाक्ष किया और सामाजिक कुरीतियों को उजागर किया। 5। उन्होंने निबंध को पत्रकारिता से जोड़ा। ब्राह्मण और हिंदुस्तान जैसे पत्रों में उनके निबंध प्रकाशित हुए, जिससे जागरण फैला। 6। उनकी भाषा बोलचाल की और जन सामान्य की है। इससे निबंध आम पाठक तक आसानी से पहुंचा। 7।
प्रताप नारायण मिश्र ने निबंध में देशभक्ति की भावना को स्थान दिया। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने और स्वदेशी पर जोर दिया। 8. समग्र रूप से प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के निबंधकारिता को मजबूत बनाने वाले प्रमुख लेखक हैं। उनकी रचनाओं ने हिंदी निबंध की नींव को और पुख्ता किया तथा बाद के निबंधकारों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। प्रश्न 200 द्विवेदी युगीन हिंदी निबंध के विकास पर चर्चा कीजिए। उत्तर। एक द्विवेदी युग में हिंदी निबंध का विकास गंभीर और विचार प्रधान दिशा में हुआ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को शुद्ध, तर्कपूर्ण और नैतिक बनाया। 2. भाषा शुद्धिकरण पर विशेष बल दिया गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा और साहित्य रचना में खड़ी बोली को संस्कृतनिष्ठ बनाने पर जोर दिया और लिखा कि हिंदी भाषा को शुद्ध और व्याकरणबद्ध करना आवश्यक है। 3. निबंध को राष्ट्रीय जागरण का माध्यम बनाया गया। द्विवेदी युग में राष्ट्रीय एकता जैसे विषयों पर निबंध लिखकर स्वाधीनता आंदोलन को प्रोत्साहित किया गया। 4. आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को वैज्ञानिक रूप दिया। चिंतामणि रचना में साहित्य की प्रकृति और समाज संबंध पर गहन विचार प्रस्तुत किया तथा लिखा कि साहित्य समाज का दर्पण है। 5. नैतिक और आदर्शवादी दृष्टिकोण प्रमुख हुआ। द्विवेदी जी ने साहित्य का उद्देश्य रचना में लिखा कि साहित्य का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को उच्च आदर्शों की ओर ले जाना है। 6. पत्रकारिता के माध्यम से निबंध का प्रसार हुआ। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित निबंधों ने उच्च स्तर का साहित्यिक निबंध सृजन किया। 7. आलोचना और निबंध का घनिष्ठ संबंध स्थापित हुआ। रामचंद्र शुक्ल की रस मीमांसा रचना ने निबंध को आलोचनात्मक गहराई प्रदान की। 8. समग्र रूप से द्विवेदी युग ने हिंदी निबंध को पारंपरिक से आधुनिक और गंभीर रूप में विकसित किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल के प्रयासों से निबंध विचार प्रधान, नैतिक और राष्ट्रीय चेतना से युक्त हुआ, जिसने शुक्ल युग और बाद की निबंध परंपरा की मजबूत नींव रखी। प्रश्न 259 बाल मुकुंद गुप्त की निबंध कला पर चर्चा कीजिए। उत्तर। 1. बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार हैं। उन्होंने हिंदी निबंध को सरल, प्रभावशाली और व्यंग्यात्मक शैली प्रदान की। 2. उनकी निबंध शैली में व्यंग्य की प्रधानता है। अंग्रेजी शिक्षा का फल रचना में अंग्रेजी शिक्षा पर तीखा व्यंग्य करते हुए लिखा कि अंग्रेजी पढ़कर हम अपनी मातृभाषा को भूल गए हैं। 3. उन्होंने निबंध को सामाजिक सुधार का माध्यम बनाया। हिंदी की उन्नति रचना में भाषा सुधार और स्वदेशी पर बल दिया तथा कहा कि अपनी भाषा का सम्मान किए बिना हम कभी उन्नति नहीं कर सकते। 4. बाल मुकुंद गुप्त की भाषा अत्यंत सरल, स्पष्ट और बोलचाल की है। इससे उनका निबंध आम पाठक तक आसानी से पहुंचता था। 5. उन्होंने निबंध में हास्य और व्यंग्य का सुंदर मिश्रण किया। बंगाली और हिंदी रचना में भाषाई अहंकार पर व्यंग्य किया। 6. उनकी निबंध कला में पत्रकारिता का प्रभाव स्पष्ट है। भारत मित्र और अन्य पत्रों में प्रकाशित उनकी निबंधों ने जन जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 7. बाल मुकुंद गुप्त ने निबंध को मात्र मनोरंजक नहीं बल्कि विचारोत्तेजक बनाया। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, भाषा समस्या और शिक्षा प्रणाली पर प्रहार किया। 8. समग्र रूप से बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युग की निबंध कला को व्यंग्यात्मक और जनोन्मुखी बनाने वाले प्रमुख निबंधकार हैं। उनकी सरल शैली और प्रभावशाली व्यंग्य ने हिंदी निबंध परंपरा को मजबूती प्रदान की। प्रश्न 200 सरदार अध्यापक पूर्ण सिंह की निबंध कला पर चर्चा कीजिए। उत्तर। 1. सरदार पूर्ण सिंह शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार हैं। उन्होंने ललित निबंध को नया रूप और गहराई दी। 2. उनकी निबंध शैली अत्यंत ललित, काव्यात्मक और भावपूर्ण है। मैं रचना में आत्मकथात्मक शैली में व्यक्तिगत अनुभवों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। 3. पूर्ण सिंह ने निबंध में प्रकृति और मानव के संबंध को गहराई से चित्रित किया।
फूलों की आत्मकथा रचना में फूलों के माध्यम से जीवन दर्शन प्रस्तुत किया तथा लिखा कि प्रकृति हमें सत्य और सौंदर्य सिखाती है। 4. उन्होंने निबंध को दार्शनिक और आध्यात्मिक बनाया। जीवन की राह रचना में जीवन, मृत्यु और आत्मा पर गहन चिंतन किया। 5. उनकी भाषा सरल, मधुर और संगीतात्मक है। संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते हुए भी भाषा सहज और हृदयस्पर्शी बनी रही। 6. पूर्ण सिंह ने निबंध में व्यक्तिवाद को प्रमुख स्थान दिया। मैं रचना में आत्मचेतना और स्वानुभव को केंद्र में रखा। 7. उन्होंने निबंध को मात्र साहित्यिक नहीं बल्कि जीवन दर्शन का साधन बनाया। उनकी रचनाएं पाठक को आंतरिक शांति और सौंदर्य बोध प्रदान करती हैं। 8. समग्र रूप से सरदार पूर्ण सिंह हिंदी ललित निबंध परंपरा के प्रमुख स्तंभ हैं। उनकी काव्यात्मक शैली, प्रकृति प्रेम और दार्शनिक गहराई ने हिंदी निबंध को समृद्ध किया और बाद के ललित निबंधकारों को प्रेरणा दी। प्रश्न दोनों तीन कौन है? बाबू गुलाब राय की निबंध कला तथा भारतीय संस्कृति की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। उत्तर 1. बाबू गुलाब राय शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार और आलोचक हैं। उन्होंने निबंध को विचार प्रधान, दार्शनिक और सरल शैली में विकसित किया। 2. उनकी निबंध कला में भाषा शुद्ध, परिष्कृत और प्रवाहपूर्ण है। विचारात्मक निबंधों में तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हुए भी भाषा आडंबर शून्य और जनसुलभ रखी, जैसा प्रबंध प्रभाकर रचना में दिखता है। 3. उन्होंने निबंध में आत्मव्यंग्य और हास्य की अनोखी शैली अपनाई। मेरी असफलताएं रचना में स्वयं पर व्यंग्य करते हुए व्यक्तिगत अनुभवों को प्रस्तुत किया। 4. गुलाब राय की निबंध कला में दार्शनिक गहराई है। उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक विषयों पर लिखा तथा निबंध को मात्र मनोरंजक नहीं बल्कि चिंतनशील बनाया। 5. भारतीय संस्कृति की अवधारणा पर उनकी प्रमुख रचना भारतीय संस्कृति की रूपरेखा है। इसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति को विभिन्न अंगों साहित्य, कला, संगीत, दर्शन और अन्य संस्कृतियों के सम्मिश्रण के रूप में देखा। 6. गुलाब राय के अनुसार भारतीय संस्कृति उदार, समन्वयकारी और प्रगतिशील है। उन्होंने संस्कृति को राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रीयता से जोड़ा तथा लिखा कि संस्कृति का क्षेत्र साहित्य, कला और दर्शन तक फैला हुआ है। 7. उन्होंने संस्कृति की रूपरेखा में बौद्ध धर्म, पाश्चात्य दर्शन और भारतीय परंपरा का समन्वय दिखाया। संस्कृति को स्थिर नहीं बल्कि जीवंत और विकासशील बताया। 8. समग्र रूप से बाबू गुलाब राय की निबंध कला ने हिंदी निबंध को दार्शनिक, व्यंग्यात्मक और सांस्कृतिक चेतना से युक्त किया। उनकी भारतीय संस्कृति की रूपरेखा जैसी रचनाओं ने भारतीय संस्कृति को सरल और सुसंगत रूप में प्रस्तुत कर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। प्रश्न 400 आचार्य शुक्ल की निबंध कला और निबंध लेखन में उनके योगदान पर चर्चा कीजिए। उत्तर 1. आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रमुख वैचारिक निबंधकार हैं। उन्होंने निबंध को गंभीर, तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। 2. उनके निबंध शैली विचार प्रधान और विश्लेषणात्मक है। चिंतामणि रचना में साहित्य, समाज और संस्कृति पर गहन चिंतन किया तथा लिखा कि साहित्य समाज का दर्पण है। 3. शुक्ल जी ने निबंध को आलोचना से जोड़ा। रस मीमांसा रचना में रस सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या की और निबंध को तर्कसंगत बनाया। 4. उनकी भाषा शुद्ध, परिष्कृत और प्रभावशाली है। उन्होंने तत्सम शब्दों का प्रयोग कर निबंध को गंभीरता दी, लेकिन भाषा को कठिन नहीं बनाया। 5. आचार्य शुक्ल ने निबंध लेखन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने भावुकता की जगह तर्क और प्रमाण को प्रधानता दी। 6. उन्होंने निबंध को मात्र ज्ञानवर्धक नहीं बल्कि विचारोत्तेजक बनाया। चिंतामणि में साहित्य की प्रकृति, काव्य भाषा और राष्ट्रीयता जैसे विषयों पर गहन चर्चा की। 7. शुक्ल जी का योगदान हिंदी निबंध को स्थायित्व प्रदान करने में है। उन्होंने निबंध को द्विवेदी युग की नैतिकता से उठाकर शुक्ल युग में वैचारिक ऊंचाई दी। 8. समग्र रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी निबंध लेखन को नई दिशा दी। उनकी रचनाओं ने निबंध को गंभीर साहित्यिक विधा बनाया और बाद के निबंधकारों
जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय आदि को प्रेरणा प्रदान की। प्रश्न 305 हिंदी के ललित निबंध पर चर्चा कीजिए। उत्तर 1। ललित निबंध हिंदी गद्य की एक कलात्मक और भावपूर्ण विधा है। इसमें विचार के साथ भावुकता, कल्पना, सौंदर्य बोध और भाषा की मधुरता का सुंदर समन्वय होता है। 2। हिंदी में ललित निबंध की परंपरा का सूत्रपात हजारी प्रसाद द्विवेदी से माना जाता है। उन्होंने अशोक के फूल रचना में निबंध को संस्कृति और प्रकृति से जोड़कर ललित रूप दिया। 3। कुबेरनाथ राय ललित निबंध के प्रमुख स्तंभ हैं। प्रिया नेत्र प्रिय रचना में निबंध को काव्यात्मक और सौंदर्य प्रधान बनाया तथा लिखा कि सौंदर्य जीवन का सार है। 4। महादेवी वर्मा ने ललित निबंध को व्यक्तिगत संवेदना से जोड़ा, स्मृति की रेखाएं और छंदा रचनाओं में आत्मनिवेदन और सूक्ष्म भावों को ललित शैली में व्यक्त किया। 5। सरदार पूर्ण सिंह ने ललित निबंध में दार्शनिकता और प्रकृति प्रेम को स्थान दिया। फूलों की आत्मकथा रचना में फूलों के माध्यम से जीवन दर्शन प्रस्तुत किया। 6। ललित निबंध की भाषा सरल, मधुर, चित्रात्मक और संगीतात्मक होती है। इसमें उपमा, रूपक और अलंकारों का सुंदर प्रयोग देखा जाता है। 7। ये निबंध पाठक को बौद्धिक आनंद के साथ भावात्मक आनंद भी प्रदान करता है। इसमें व्यक्तिगत अनुभव, प्रकृति चित्रण और सांस्कृतिक चिंतन प्रमुख रहते हैं। 8। समग्र रूप से हिंदी का ललित निबंध परंपरा ने निबंध को मात्र विचार प्रधान नहीं, बल्कि कलात्मक, हृदयस्पर्शी और सौंदर्यमूलक बनाया। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, महादेवी वर्मा और पूर्ण सिंह जैसे लेखकों ने इसे हिंदी साहित्य की समृद्ध विधा बनाया। प्रश्न 266 ललित निबंध परंपरा में डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के योगदान पर चर्चा कीजिए। उत्तर 1। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ललित निबंध परंपरा के प्रमुख और विशिष्ट निबंधकार हैं। उन्होंने ललित निबंध को भाषा, संस्कृति और सौंदर्य की गहराई प्रदान की। 2। उनकी निबंध शैली अत्यंत ललित, संस्कृतनिष्ठ और कलात्मक है। उन्होंने तत्सम शब्दावली का सुंदर प्रयोग कर भाषा को मधुर और प्रभावशाली बनाया। 3। उन्होंने ललित निबंध में भारतीय संस्कृति को प्रमुख स्थान दिया। भारतीय संस्कृति और साहित्य रचना में संस्कृति के विभिन्न आयामों को भावपूर्ण और ललित रूप में प्रस्तुत किया। 4। विद्यानिवास मिश्र ने ललित निबंध को भाषा चिंतन से जोड़ा। उन्होंने हिंदी भाषा की सुंदरता, उसकी क्षमता और सौंदर्य पर लिखकर ललित निबंध को नई दिशा दी। 5। उनकी रचनाओं में प्रकृति, कला और मानवीय संवेदना का सुंदर चित्रण है। ललित निबंध में उन्होंने सूक्ष्म भावों को कलात्मक भाषा में व्यक्त किया। 6। उन्होंने ललित निबंध को मात्र व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सांस्कृतिक चेतना से युक्त बनाया। संस्कृति को जीवंत और विकासशील रूप में देखा। 7। उनकी भाषा में कोमलता, लयात्मकता और चित्रात्मकता का अनोखा समन्वय है, जिससे उनका निबंध पाठक के मन को स्पर्श करता है। 8। समग्र रूप से डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने ललित निबंध परंपरा को समृद्ध किया। उनकी रचनाओं ने हजारी प्रसाद द्विवेदी और कुबेरनाथ राय की परंपरा को आगे बढ़ाया तथा हिंदी ललित निबंध को भाषाई और सांस्कृतिक गहराई प्रदान की। प्रश्न टोसर पराज ललित निबंध परंपरा में हजारी प्रसाद द्विवेदी का योगदान स्पष्ट कीजिए। उत्तर 1। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी ललित निबंध परंपरा के प्रवर्तक और प्रमुख स्तंभ हैं। उन्होंने निबंध को कलात्मक, भावपूर्ण और सौंदर्यमूलक रूप प्रदान किया। 2। उन्होंने ललित निबंध को संस्कृति और इतिहास से जोड़ा। अशोक के फूल रचना में भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को भावपूर्ण भाषा में प्रस्तुत किया तथा लिखा कि भारतीय संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी हैं। 3। द्विवेदी जी ने ललित निबंध में प्रकृति चित्रण को नया आयाम दिया। कुटज रचना में प्रकृति को मानवीय संवेदनाओं से जोड़कर सूक्ष्म और हृदयस्पर्शी चित्रण किया। 4। उनकी निबंध शैली ललित, कोमल और चित्रात्मक है। संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते हुए भी भाषा सरल, मधुर और जनसुलभ रखी। 5। उन्होंने ललित निबंध में दार्शनिकता और संवेदनशीलता का सुंदर समन्वय किया। अशोक के फूल में अशोक के फूल के प्रतीक के माध्यम से जीवन की क्षणभंगुरता को व्यक्त किया। 6।
द्विवेदी जी ने ललित निबंध को व्यक्तिगत अनुभव और सांस्कृतिक चेतना से युक्त बनाया। उनकी रचनाएं पाठक को बौद्धिक आनंद के साथ भावात्मक संतोष भी देती हैं। 7. उन्होंने ललित निबंध को मात्र सौंदर्य प्रधान नहीं बल्कि संस्कृति और जीवन दर्शन का साधन बनाया, जिससे हिंदी निबंध की परंपरा में नया मोड़ आया। 8. समग्र रूप से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ललित निबंध परंपरा की मजबूत नींव रखी। उनकी रचनाओं ने कुबेरनाथ राय, महादेवी वर्मा, विद्यानिवास मिश्र आदि को प्रेरणा दी और हिंदी ललित निबंध को समृद्ध तथा स्थापित किया। प्रश्न 301 ललित निबंध परंपरा में कुबेरनाथ राय के योगदान पर चर्चा कीजिए। उत्तर 1. कुबेरनाथ राय ललित निबंध परंपरा के प्रमुख और सबसे कलात्मक निबंधकार हैं। उन्होंने ललित निबंध को काव्यात्मक ऊंचाई और सौंदर्य बोध प्रदान किया। 2. उनकी निबंध शैली अत्यंत ललित, चित्रात्मक और संगीतात्मक है। प्रिया नेत्र प्रिय रचना में निबंध को कविता की तरह मधुर और भावपूर्ण बनाया। 3. कुबेरनाथ राय ने ललित निबंध में सौंदर्य की अवधारणा को केंद्र में रखा। प्रिया नेत्र प्रिय रचना में लिखा कि सौंदर्य जीवन का सार है। 4. उन्होंने ललित निबंध को पुरातन और नवीन का समन्वयकारी रूप दिया। रसगंगाधर रचना में भारतीय साहित्य, कला और संस्कृति को भावपूर्ण भाषा में प्रस्तुत किया। 5. उनकी रचनाओं में प्रकृति, कला और मानवीय संवेदना का सुंदर चित्रण है। उन्होंने ललित निबंध को मात्र विचार नहीं बल्कि सौंदर्यानुभूति का माध्यम बनाया। 6. कुबेरनाथ राय की भाषा में लयात्मकता, अलंकारिकता और मधुरता का अनोखा समन्वय है। तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हुए भी भाषा हृदय स्पर्शी बनी है। कुबेरनाथ रही 7. उन्होंने ललित निबंध को दार्शनिक बनाया, कलात्मक बनाया। उनकी रचनाएं पाठक को सौंदर्य और आनंद दोनों प्रदान करती हैं। 8. समग्र रूप से कुबेरनाथ राय ने ललित निबंध परंपरा को अपनी अनुपम शैली से समृद्ध किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद वे ललित निबंध के सबसे प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं और बाद के निबंधकारों को प्रेरणा प्रदान की। प्रश्न 301 प्रेमचंद के निबंध साहित्य का स्वरूप, संवेदना और शिल्प पर चर्चा कीजिए। उत्तर 1. प्रेमचंद के निबंध साहित्य में यथार्थवादी संवेदना प्रमुख है। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और मानवीय समस्याओं को केंद्र में रखकर निबंध लिखे। 2. उनकी संवेदना गरीब, किसान और शोषित वर्ग के प्रति गहरी सहानुभूति से भरी है। साहित्य का उद्देश्य रचना में उन्होंने लिखा कि साहित्य का उद्देश्य समाज में परिवर्तन लाना है। 3. प्रेमचंद ने निबंध में सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया। महाजनी सभ्यता रचना में पूंजीवादी शोषण की निंदा की तथा किसानों और मजदूरों की पीड़ा को व्यक्त किया। 4. उनकी संवेदना आदर्शवादी भी है। वे यथार्थ के साथ साथ मानवीय मूल्यों, नैतिकता और सुधार की भावना रखते हैं। 5. शिल्प की दृष्टि से प्रेमचंद की निबंध भाषा सरल, स्पष्ट और बोलचाल की है। उन्होंने आम आदमी की भाषा का प्रयोग कर निबंध को जन सामान्य तक पहुंचाया। 6. उनके निबंधों में शिल्प की विशेषता है, व्यंग्य और हास्य का सुंदर मिश्रण। महाजनी सभ्यता में पूंजीवाद पर व्यंग्य करते हुए कहा कि यह सभ्यता गरीबों को चूसने का नया तरीका है। 7. प्रेमचंद ने निबंध को लंबा और विस्तृत रूप नहीं दिया। उनकी शैली संक्षिप्त, प्रभावशाली और सीधे मुद्दे पर आती है, जिससे पाठक आसानी से जुड़ता है। 8. समग्र रूप से प्रेमचंद की निबंध साहित्य की संवेदना यथार्थवादी और सुधारवादी है तथा शिल्प सरल, व्यंग्यात्मक और जन उन्मुखी है। उन्होंने निबंध को मात्र साहित्यिक विधा नहीं बल्कि सामाजिक जागरण का शक्तिशाली माध्यम बनाया। प्रश्न 210 रामविलास शर्मा के निबंध तुलसी का व्यक्तित्व, सामंत विरोधी मूल्य में निहित संवेदना और शिल्प पर चर्चा कीजिए। उत्तर 1. रामविलास शर्मा के इस निबंध में संवेदना मुख्यतः मार्क्सवादी और प्रगतिशील है। उन्होंने तुलसीदास के साहित्य को सामंती व्यवस्था के विरुद्ध जनवादी और लोकतांत्रिक मूल्यों का वाहक बताया। 2. संवेदना में शोषित वर्ग, किसान और निम्न जातियों के प्रति गहरी सहानुभूति है। शर्मा जी लिखते हैं कि तुलसी की भक्ति जनता के लिए अफीम नहीं थी, बल्कि सामाजिक समानता और वर्ण जाति भेद के विरुद्ध थी। 3.
उन्होंने तुलसी साहित्य में सामंत विरोधी मूल्यों को उद्घाटित किया। रामचरितमानस में राम राज्य की कल्पना को सामंती शोषण के विरुद्ध आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। 4. संवेदना यथार्थवादी और वर्गीय संघर्ष की है। शर्मा जी तुलसी को भक्त कवि मानते हुए भी उनके साहित्य में लोक संस्कृति, निर्धन जनता के प्रेम और सामाजिक न्याय की भावना को उजागर करते हैं। फाइंड शिल्प की दृष्टि से निबंध विचार प्रधान और विश्लेषणात्मक है। शर्मा जी ने प्रमाणों, उद्धरणों और तुलसी के काव्यांशों के आधार पर तर्कपूर्ण ढंग से अपना मत रखा। 6. भाषा शुद्ध, परिष्कृत और प्रभावशाली है। उन्होंने सरल हिंदी में गहन मार्क्सवादी विश्लेषण प्रस्तुत किया, जिसमें जटिल विचार भी स्पष्ट रूप से व्यक्त हुए। 7. शिल्प में उद्धरणों और उदाहरणों का कुशल प्रयोग है। तुलसी के दोहों और चौपाइयों को सामंत विरोधी मूल्यों के समर्थन में प्रस्तुत किया गया है। 8. समग्र रूप से इस निबंध की संवेदना प्रगतिशील और जनपक्षधर है तथा शिल्प तर्कसंगत और प्रमाण आधारित है। रामविलास शर्मा ने तुलसी को पारंपरिक भक्त कवि से आगे बढ़ाकर सामाजिक क्रांति के प्रतीक के रूप में स्थापित किया। प्रश्न 302 बार हिंदी रेखाचित्र उद्भव और विकास पर चर्चा कीजिए। उत्तर 1. हिंदी रेखाचित्र गद्य की एक आधुनिक विधा है। ये किसी व्यक्ति, स्थान, घटना या वस्तु का शब्दों द्वारा रेखाओं की तरह संक्षिप्त, सजीव और प्रभावशाली चित्रण है, जो अंग्रेजी स्केच से प्रेरित है। 2. रेखाचित्र का उद्भव 20वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ। द्विवेदी युग में गद्य विधाओं के विकास के साथ ये स्वतंत्र रूप में उभरा, अंग्रेजी और रूसी साहित्य के प्रभाव से। 3. हिंदी में रेखाचित्र को स्वतंत्र विधा का रूप देने का श्रेय पद्म सिंह शर्मा को है। उनकी रचना पद्म पराग 1929 ई हिंदी का प्रथम रेखाचित्र संग्रह माना जाता है, जिसमें 17 रेखाचित्र हैं। 4. पद्म सिंह शर्मा के बाद रेखाचित्र लेखन में विस्तार हुआ। श्रीराम शर्मा ने बोलती प्रतिमा 1927 ई प्रकाशित किया, जिसमें व्यक्तित्व चित्रण प्रमुख है। 5. बनारसी दास चतुर्वेदी ने रेखाचित्र को जनजीवन से जोड़ा। उनके रेखाचित्रों में सामाजिक यथार्थ और ग्रामीण जीवन का चित्रण मिलता है। 6. रामवृक्ष बैनीपुरी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ रेखाचित्रकार माने जाते हैं। माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब तथा मील का पत्थर में उन्होंने सरल भाषा में मार्मिक चित्रण किया। 7. महादेवी वर्मा ने रेखाचित्र को ललित और संवेदनशील बनाया। अतीत के चलचित्र, स्मंतकी रेखाएं और श्रृंखला की कड़ियाँ में व्यक्तिगत अनुभवों का सूक्ष्म चित्रण है। 8. समग्र रेखाचित्रकार हिंदी इतनाम रूप से हिंदी रेखाचित्र का विकास छायावाद के बाद प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के दौर में हुआ। कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, प्रकाश चंद्र गुप्त आदि लेखकों ने इसे समृद्ध किया, जिससे ये आज हिंदी गद्य की एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय विधा बन गई। प्रश्न 403 हिंदी यात्रा वृत्तांत पर चर्चा कीजिए। उत्तर 1. यात्रा वृत्तांत हिंदी गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। इसमें लेखक अपनी यात्रा के अनुभवों, स्थानों, लोगों, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करता है। 2. हिंदी में यात्रा वृत्तांत का उद्भव 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ। भारतेंदु युग में आरंभिक रूप देखने को मिलता है, लेकिन इसका वास्तविक विकास 20वीं शताब्दी में हुआ। 3. आधुनिक हिंदी यात्रा वृत्तांत का नाम शल्य राहुल सांकृत्यायन को जाता है। उन्होंने वोल्गा से गंगा, घुमक्कर शास्त्र और मेरी तिब्बत यात्रा जैसी रचनाओं में यात्रा को ज्ञान, इतिहास और साहस का माध्यम बनाया। 4. राहुल सांकृत्यायन ने यात्रा वृत्तांत को वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और सामाजिक चेतना से युक्त किया। उनकी भाषा सरल, स्पष्ट और जानकारीपूर्ण है। 5. महादेवी वर्मा ने यात्रा वृत्तांत को ललित और भावपूर्ण बनाया। मेरा परिवार और तीर्थंकर जैसी रचनाओं में व्यक्तिगत संवेदना और सौंदर्यबोध प्रमुख है। 6. हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी यात्रा वृत्तांत लिखा। एशिया के दर्शन और चीन यात्रा में उन्होंने सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टि से यात्रा का वर्णन किया। 7. अन्य प्रमुख यात्रा वृत्तांतकारों में कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र और शिव प्रसाद सिंह शामिल हैं।
इनकी रचनाओं में यात्रा को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और मानवीय अनुभवों से जोड़ा गया। 8. समग्र रूप से हिंदी यात्रा वृत्तांत ने गद्य साहित्य को समृद्ध किया। ये विधा अब मात्र यात्रा विवरण नहीं रह गई है, बल्कि ज्ञान, संस्कृति, समाज और आत्मचिंतन का सशक्त माध्यम बन गई है। प्रश्न 315। महादेवी वर्मा के रेखाचित्रों और संस्मरणों की जीवंतता पर प्रकाश डालिए। उत्तर 1। महादेवी वर्मा हिंदी की प्रमुख रेखा चित्रकार और संस्मरण लेखिका हैं। उनकी रचनाओं में व्यक्तित्व चित्रण और व्यक्तिगत अनुभव अत्यंत जीवंत और मार्मिक होते हैं। 2। उनके रेखाचित्रों में सूक्ष्म गांताल और संवेदनशीलता की जीवंतता है। अतीत के चलचित्र और श्रृंखला की कड़ियाँ में उन्होंने व्यक्तियों के बाहरी रूप के साथ आंतरिक भावों को शब्दों द्वारा सजीव चित्रित किया है। 3। महादेवी वर्मा के रेखाचित्रों की जीवंतता उनकी भाषा की चित्रात्मकता में है। वे छोटे छोटे विवरणों के माध्यम से पात्र को इतना जीवंत बना देती हैं कि पाठक उसे अपनी आंखों के सामने देख लेता है। 4। उनके संस्मरण अत्यंत भावुक और हृदयस्पर्शी हैं। स्मृति की रेखाएं में उन्होंने अपने बचपन, गुरुजनों और साथियों के संस्मरणों को इतनी जीवंतता से लिखा है कि वे पाठक के मन में अमिट छाप छोड़ते हैं। 5। जीवंतता का एक प्रमुख कारण है उनकी सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक दृष्टि। वे केवल बाहरी घटनाएं नहीं बताती, बल्कि पात्रों के मनोभावों, संवेदनाओं और अंतर्द्वंद्वों को भी उजागर करती हैं। 6। उनकी भाषा सरल, मधुर और ललित है। अलंकारों और उपमाओं का कुशल प्रयोग कर उन्होंने संस्मरणों और रेखाचित्रों को काव्यात्मक जीवंतता प्रदान की है। 7। महादेवी वर्मा के रेखाचित्र और संस्मरण व्यक्तिगत होते हुए भी सार्वभौमिक संवेदना से युक्त हैं। इनमें स्त्री मन की कोमलता, वेदना और संवेदनशीलता जीवंत रूप में उभरती है। 8। समग्र रूप से महादेवी वर्मा के रेखाचित्र और संस्मरण हिंदी गद्य में अपनी अनुपम जीवंतता के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी सूक्ष्मता, भावुकता और भाषाई सुंदरता ने इन्हें हिंदी साहित्य की अमर कृतियों में स्थान दिलाया है। प्रश्न 244। संस्मरण और रेखाचित्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर। एक बार। संस्मरण मुख्यतः लेखक के व्यक्तिगत अनुभवों, यादों और घटनाओं का वर्णन है। ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा जाता है, जबकि रेखाचित्र किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का संक्षिप्त और सजीव चित्रण है। तो संस्मरण में लेखक स्वयं केंद्र में रहता है। उसकी अपनी भावनाएं, संवेदनाएं और आंतरिक प्रतिक्रियाएं प्रमुख होती हैं। जैसे महादेवी वर्मा के स्मृति की रेखाएं में उनका व्यक्तिगत जीवन प्रमुख है। 3। रेखाचित्र में लेखक पृष्ठभूमि में रहता है। वो केवल चित्रित विषय, व्यक्ति या घटना को केंद्र में रखकर उसका बाहरी और आंतरिक रूप उकेरता है। जैसे रामवृक्ष बेनीपु अरी के माटी की मूर्तें में विभिन्न व्यक्तियों का चित्रण। 4। संस्मरण विस्तृत और कालक्रमानुसार होता है। इसमें घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन मिलता है और लेखक की भावनात्मक यात्रा दिखाई देती है। 5। रेखाचित्र संक्षिप्त और एकाग्र होता है। इसमें केवल एक विषय को कुछ पृष्ठों में ही पूर्ण रूप से चित्रित किया जाता है। विस्तार कम होता है। 6। संस्मरण में भावुकता और आत्मनिवेदन की प्रधानता है। भाषा अधिक संवेदनशील और हृदयस्पर्शी होती है। 7। रेखाचित्र में सूक्ष्म ज्ञान ऑब्जर्वेशन और चित्रात्मकता की प्रधानता है। भाषा अधिक सजीव, मार्मिक और चित्रात्मक होती है, जैसे शब्दों द्वारा पेन से खींची गई रेखाएं। 8। समग्र रूप से संस्मरण आत्मकेंद्रित और भावात्मक है, जबकि रेखाचित्र विषय केंद्रित और चित्रात्मक है। दोनों विधाएं गद्य की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, लेकिन संस्मरण अधिक व्यक्तिगत और रेखाचित्र अधिक कलात्मक होता है।